हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में 9 तारीख को, हमारी 9 जून 2015 को आयोजित की गई। दिल्ली जैसे शहर में पहली बार ऐसा हुआ कि ओसीसीआई के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर लाल जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री लाल चंद जी ने मेहनत करके एक पूरा राष्ट्रीय लेवल पे एक संगठन खड़ा करके सारे देश के सारे जितने भी राज्य हैं उनको प्रतिनिधियों को बुला के पहली बार एक ऐसी बैठक आयोजित की गई जिसके अंदर चार कैबिनेट मंत्री आए। और कार्यक्रम इतना सफल था कि उसके अंदर साउथ के जो हमारे गुरु है, वो गुरु जी ने, जो और समाज के जो जगत गुरु है, वो उन्होंने पार्टिसिपेट में भाग लिया। बहुत अच्छी बात है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का आयोजन पहली बार नेशनल लेवल पे, वो भी दिल्ली जैसे शहर में हुआ। बहुत खुशी हुई। इस तरह का प्रोग्राम, मेरा निवेदन है कि अगर हमारे क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में इस तरह का प्रोग्राम होगा तो निश्चित रूप से समाज के अंदर एक जागृति आएगी और समाज को एक मंच मिलेगा। जो समाज कभी ऐसी मंच पे नहीं गया, जो समाज कभी ऐसे मंच को नहीं देखा, ऐसे मंच को देखने का अवसर हमें लोगों को मिला। तो ये लोग ऐसे नाराज होते हैं, समाज के लोग इस तरह से नाराज होते हैं कि मुझे मंच पे बैठने का अवसर नहीं मिला, मुझे मंच पे बुलाया नहीं गया, मेरी बात को रखा नहीं गया। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बात को छोटी रखें, अपनी बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये मंच हमारा था, ये और समाज की कांग्रेस थी, वो हमारी थी। हमें बैठने दिया न दिया उससे कोई लेना देना नहीं, हमारे अपने ही लोग थे, हमारे अपने ही समाज के लोग थे, कोई दूसरा नहीं था। उसके अंदर मंच पे बैठना और एक सीट पे बैठना बराबर ही मानता हूँ मेरा ऐसा मानना है। उनको हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए और आगे की सोच रखना चाहिए कि हमारे शहर में हम लोग शंकर लाल जी को, लाल चंद जी को और ऐसे जगत गुरु को बुला के उनका सम्मान करें और लोगों को बताएं कि देखो ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे थोड़ी सीख लो। मैं उदयपुर से गोविंद लाल और हूँ, फिर भी मैं उदयपुर के अपने सामाजिक मुद्दों को तरफ देख रहा हूँ। एक सोशल एक्टिविटी में यहाँ काम करता हूँ, लोगों को जनहितार्थ की योजनाओं के लाभ देता हूँ। ज़्यादातर मेरा जो लॉजिक है वो मजदूर के ऊपर है और बाल श्रम के ऊपर मैं काम करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटी में हम लोग काम करें। हर आदमी को मेरी तरह एक संदेश लेना चाहिए और वहाँ सीखना चाहिए कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस तरह का सोशल एक्टिविटी में काम करो। शराब, जुआ, ये लत है, इनसे हम छोड़ के थोड़ा सा आगे निकल के एक समाज सेवा के पद पे आना चाहिए। हमारे समाज को अगर शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा और हमें अच्छी सुविधाएं मिलेगी और हम सरकार के साथ में पार्टिसिपेट में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज आगे संगठन खड़ा होगा, हम भी अपनी मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि और समाज की नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई, उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुद्दे थे, समाज के जो बड़े बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर वहाँ पे चर्चा की गई, उस मुद्दे में सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि दिल्ली जैसे शहर में भी और समाज के लोग कितने दुखी है। ऐसी समस्याएं वहाँ मूलभूत निकल गई थी। संजय कॉलोनी के बाटी माइंस के अंदर जो समस्याएं निकल के आई थी, वहाँ पर जो समस्याएं थी कि बस्ती के अंदर उन लोगों के ऊपर 2 तलवारें लटक रही है, इस तरह से लटक रही हैं। उस बस्ती को पिछले कई वर्षों से कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और 50,000 करीब परिवार वहाँ रहते हैं, उनको हटाने का काम वहाँ के स्थायी निवासी और वहाँ के कार्यकर्ता दिलीप गुंदली ने ये आवाज़ उठाई। गुंदली ने आवाज़ उठाई कि हमारी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं आ रही है और इस समस्या का समाधान करने के लिए 4 कैबिनेट मंत्रियों को अवगत कराना था। लेकिन हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने क्या किया, उसकी आवाज़ को बाद में लगाया गया जब मंत्री चले गए। जबकि ऐसे मुद्दों के लिए सबसे पहले मंत्रियों के सामने इस आवाज़ को रखना पड़ता है कि भाई हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, इस समस्या का निदान कैसे होगा। उस बात को बहुत टाइम से किया और उस बात को वहाँ दबा दी गई। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो, सबसे पहले स्थायी मुद्दों को लिया जाए, न कि किसी आरक्षण के मुद्दों को पहले लिया जाए। आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा चलेगा 2 साल 5 साल जब तक चलेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ करके दिखाएं। कुछ करके दिखाने का मतलब होता है स्थायी मुद्दों को पहले देखा जाए। उदयपुर की और समाज की महिलाओं की, जो उदयपुर की जो हमारी समस्याएं थी, गधे से द्वारा लाद कर जो महिलाएं हैं, उनकी समस्या बहुत पहले से थी और उनकी समस्याओं को लेकर हम पिछले 2 साल से यहाँ उदयपुर से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री से लगाकर सभी मिनिस्टरों तक हमने अपनी जो है परिवेदना की फाइल दे रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी को निराश होकर हमने केंद्र के जो मंत्री हैं, जो अर्जुन लाल जी मेघवाल है, हमने उन्हीं के नाम महिलाओं का ज्ञापन दिया और उनको कहा कि भाई एक ज्ञापन उनको मोदी जी के नाम का दिया, जो आपको वहाँ तक जो है आगे तक मोदी जी तक पहुँचाना है और समाज की इन महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करना है। और समाज की महिलाएं गधे द्वारा बिना श्रम किए हुए लाद कर इस उदयपुर शहर में जो अपना काम कर रही है और उनका जो काम है वो चालू है।
श्रम और लाज को छोड़ के भी, परे हट के भी वो अपनी जो रोजगार है उसको कर रही है। बड़े शर्म की बात है कि इस तरह से महिलाएं कर रही है। और यहाँ का जो प्रशासन है, उदयपुर स्मार्ट सिटी, मतलब गधे पसंद नहीं है, घोड़े पसंद नहीं है, कुत्ते पसंद नहीं है, अब शहर को साफ सुथरा एकदम क्लीन चाहिए। ऐसे हालत में इन लोगों का रोजगार छिन गया है। करीब 100 से 200 के बीच में ऐसे परिवार हैं जो गधे द्वारा लाद कर मजदूरी करने वाले जो परिवार हैं, वो इन गधों की रोजी रोटी पर निर्भर हैं। ऐसे परिवारों ने अपनी आवाज़ वहाँ पर हम संघ के द्वारा वहाँ पे उठाई गई, और हमें आशा है कि उसका कुछ न कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। जिस तरह से जो अधिकारियों का जो रवैया है उदयपुर शहर में, हमने कुछ ठीक नहीं देखा, इसीलिए हमको आगे जाना पड़ा और आगे अपनी मांग पत्र सोचना पड़ा। और समस्याएं कि इसी तरह राजस्थान के विभिन्न शहरों से समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याएं जिनको उन्होंने रोका। और दूसरी बात यह है कि नेशनल लेवल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो OCCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री शंकर लाल जी, उन्होंने अपना जो मांग पत्र है वो केंद्रीय मंत्रियों को जो है सौंपा, और समाज के इन मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने गए। इसके साथ ही हमारे समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी शहर के अंदर हॉस्टल नहीं है, स्कूल नहीं है, इस तरह का अतिथि भवन नहीं है। इसकी मांग को लेकर, हॉस्टल की मांग को लेकर विशेष और हमारे समाज को लेकर केंद्रीय मंत्री से हमारे मांग पत्र में सबसे बड़ी मांग ये है कि 5 बीघा हर जिले लेवल पे 5 बीघा जमीन हो, ताकि हमारा समाज के वहाँ हॉस्टल बन सके, एक स्कूल बन सके, और वहाँ पर एक अतिथि भवन बन सके, ताकि आया गया वहाँ ठहर। सभी समाजों में अपने लेवल पे इस तरह की सुविधा है, मात्र और समाज के इस तरह की सुविधा नहीं है। उदयपुर में ही ऐसे मामले आए दिन होते रहते हैं कि उदयपुर में बाहर से अतिथि आते हैं, उनको रहने के लिए की व्यवस्था दें, वो अपने निजी पैसों से, उनकी निजी आय की खर्च से वो अपने तरफ से होटल वगैरह में लेते हैं। होटल के अंदर आए दिन पुलिस वाले परेशान करते हैं, फिर भी समाज इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसको लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर लाल जी ने इस आवाज़ को उठाया, और इस आवाज़ को उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारे समाज के लेवल के 5 बीघा जो जमीन है वो सरकार उपलब्ध कराए। और हमारे जो कार्यक्रम का जो संचालन है, हमारे माननीय लालचंद जी जो पूरे राष्ट्रीय सेक्रेटरी, उन्होंने पूरा संचालन किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसके अंदर हमारे साउथ के जो गुरु है, उस गुरुओं ने पार्टिसिपेट की थी, और गुरु ने भी अपनी तरफ से जो उद्बोधन दिया था, क्योंकि उसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वही थे, और उन्होंने जो अपनी तरफ से जो कहा, जो उनके बयान थे वो उन्होंने पूरे तमिल भाषा में दिए थे, लेकिन उनको कन्वर्ट करके हिंदी में बताया। हिंदी में बताने के बाद और उसका जो अनुवाद था, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हमारे समाज को भी आगे आके राजनीति के अंदर होना चाहिए, और राजनीति के अंदर हमें भी आगे कदम देना चाहिए, और हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा, लेकिन आरक्षण तब मिलेगा तब हम शिक्षित होंगे। इस तरह की उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। धन्यवाद। जय हिंद।
आप नामक जी गले जो सम्मान किए ये सम्मान जी को करें। ये विजय सामला जी ये कर लो अभी अरे नारायण भाई किशन जी गौतम को सम्मान करेंगे एसपी मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण भाई अनाउंस करेंगे पीछे निर्मला वेंकटेश रावत को सम्मान करेंगे नारायण भाई किशन जी हाथ लगा लो उधर से पहले अनाउंस करवाओ ना यस सर इधर एक सबको बांटना है सबको बांटना ये लो उधर अध्यक्ष मेहमान को राजस्थान से जो आए हुए अपने समाज लोग सम्मान करेंगे। ये सब लोग नीचे होकर लेंगे यार इसको पीछे नीचे हो प्लीज। ये लीजिए विमोचन है बाबूलाल करवा ये भी ये अनाउंस करवाओ सर अनाउंस करेंगे किताब को अनाउंस अब उन्होंने खोला अभी वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से निर्मला वेंकटेश का समाज का किताब इनॉग्रेशन कर रहे हैं कावतिन बेलोडी से नेशनल वडेरा संगम सर बिट्टो प्लीज अभी कर्नाटका के अध्यक्ष चलो भाई पीछे हो जाओ सभी लोग पीछे हो जाओ नीचे हो जाओ और उसके साथ तमिलनाडु का अध्यक्ष को सम्मान करेंगे। भैया पीछे हो जाओ नीचे हो जाओ किताब का विमोचन भैया पीछे हो जाओ जल्दी करना चाहिए। कर दिया कोला देखने वाले तो करोड़पति और अरबपति करोड़पति भी बन गए। ये आपकी ईमानदारी का परिचय है। साथ साथ ऐसे महापुरुष को आप मानते भागीरथी जी को। अगर भगवान भागीरथी नहीं होते, गंगा यहाँ पर नहीं होती, तो आपके मेरे भी पूरे हिंदू समाज के जिन्होंने में पीड़ा और तकलीफ दी, उनके भी पूर्वजों को आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक वो गंगा मैया के किनारे नहीं जाते। इसलिए भी आप पूजने हैं। वो तो विषय बहुत गंभीर है, हम बहुत मांग कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आजादी के 68 वर्ष बाद हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें एक आदमी को, एक मानव को जीने के लिए कम से कम 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो भी हमारे समाज को नहीं मिल रही। इसलिए हम मांग कर रहे हैं। मैं भी पीछे देख रहा था, अभी तक हम सुनते थे जब हमने देश की आजादी 47 के अंदर, सन 1947 के अंदर पाकिस्तान से पलायन करके लोग अपनी मातृभूमि जन्मभूमि को छोड़कर आए, जहां वो पैदा हुए, जहां उनके माँ बाप रहते हैं, जहां उनके बच्ची और पत्नी रहते, उसको सबको छोड़कर वो पलायन करके आए। लेकिन देश को ऐसी दिशा किसी ने भी नहीं दी जो देश में हम लोग रह रहे हैं। हमें तो कम से कम ऐसी स्थिति बना देते, देश को ऐसी दिशा दे देते, देश को ऐसा मजबूत कर देते कि हमें अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़नी पड़ती। जन्मभूमि कोई आदमी मजे के लिए नहीं छोड़ता, मजबूरी के लिए छोड़ता है। आज मैं विश्व में, देश के अंदर किसी भी कोने में जाता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, दिल्ली हो, पटना हो, मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो उनका मतलब यही होता है कि हम रोजगार कमाने के लिए आए। आखिर रोजगार उन्मुख योजनाएं क्यों नहीं बनी? अगर रोजगार उन्मुख योजनाएं बनती तो कोई व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नहीं आता। आज दिल्ली में भी और समाज के लोग अन्य अन्य प्रांतों में आकर रोजगार ढूंढ रहे हैं। बंधु, आज जो सरकार चल रही है, ये सरकार जो पत्थरों को तोड़कर, मट्टी को खोदकर आपने बड़े बड़े बिल्डिंग और महल बनाए, अब तक उनकी सरकार महलों में रहने वालों की सरकार चल रही थी। अब सरकार चल रही है जो महल बनाने वाले हैं। एक मजदूर, एक गरीब, एक किसान, एक व्यक्ति की सरकार चल रही है, जिसका नाम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो हमारे आप में से ही है, आपकी पीड़ा और तकलीफ को समझता है। और हम सब एक ऐसे वर्ग से आए हैं जिसके महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए, जिन्होंने पहली बार सन 1947 में देश आजादी के बाद में संविधान का निर्माण किया। लेकिन संविधान के निर्माण में उन्होंने एक बात रखी थी, आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए रखी थी कि 1982 में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब उन्होंने देश की स्थिति देखी, समाज की पीड़ा और तकलीफ देखी,
आरक्षण में सारी चीजें उन्होंने समाहित कर दी। और उन्होंने साथ साथ एक बात और कही थी कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण 10 वर्ष के लिए होना चाहिए। लेकिन आरक्षण के साथ साथ सरकार को आगाह किया था कि आप आरक्षण तो रखो, लेकिन योजनाएं ऐसी बनाओ कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़े। 10 वर्ष के अंदर सर्व समाज विकास कर एक मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर, उनकी दिशा में सरकारें नहीं चल पाई और आरक्षण को एक टुकड़ा समझकर हमारे सामने फेंकते रहे, उसमें हिलाते रहे, अपना शासन करते रहे और हम वहीं के वहीं खड़े रहे। ये दुर्भाग्य रहा। लेकिन आज मोदी जी का सरकार में पहला उद्बोधन अगर लाल किले से आपने उनका सुना होगा, उन्होंने कहा था ये आगामी दशक गरीबों के लिए, असहायों के लिए, मजदूरों के लिए, किसान के लिए समर्पित है। इसलिए योजनाएं ऐसी बननी चाहिए जिससे विकास सम्मुख होना चाहिए। एक एक योजना पे अगर सबसे पहले अगर हम विचार करें, देश में रहने वाले गरीब से गरीब नागरिक, क्योंकि मैंने एक बहस देखी थी पार्लियामेंट में, उसमें अर्जुन मेघवाल जी भी पार्लियामेंट में थे। पिछली बहस में एक चर्चा चल रही थी कि गरीब कौन है, तो बहुत लोग मजा ले रहे थे, चुटकारे ले रहे थे कि गरीब वो है जो 12.5 कमाता है, कोई कह रहा 22.5 कमाता है, कोई कह रहा 28.5 कमा रहा है। गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा था कि 5 रुपए में भी खाना मिल जाता है। लेकिन किसी ने ये चिंता नहीं करी, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीब का आकलन जो सरकार ने दिया था, उस समय एनसी शर्मा, तेंदुलकर कमेटी और सक्सेना कमेटी, 3 कांग्रेसी कमेटियों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 42% लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। और 42% गरीब कौन है? अगर उनका आंकड़ा 28 रुपए पर डे का मानते हैं हम, जो उन्होंने कहा था। और उसके बाद हमने उनसे पूछा, पार्लियामेंट में सदन के अंदर पूछा गया कि 28 का आंकड़ा आप लेके कैसे आए, 28 रुपए में तो गुजारा भी नहीं होता किसी का। तो उन्होंने कहा 42% लोग ऐसे हैं जो 28 रुपए से नीचे कमाते हैं। आंकड़ा क्या था, मापदंड क्या था? मापदंड आप सुनेंगे तो आपको एक दर्द और तकलीफ मन में पीड़ा होगी, और वो पीड़ा क्योंकि आप सहन करते रहे, उसमें गुजर के आए हैं। आंकड़ा ये था 28 रुपए से नीचे कमाने वाले 42% लोग, देश के अंदर 55 करोड़ लोग जिनके लिए टीन का मकान था, पक्का छत नहीं थी, कच्ची छत थी, रहने के लिए मकान नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, घर के अंदर बिजली नहीं थी, स्कूटर नहीं, साइकिल भी नहीं थी उनके पास। इस देश के अंदर 42% लोग ऐसे जी रहे थे, उनकी कोई चिंता करने वाला नहीं था। लेकिन आज इस देश के अंदर रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति, जिसके पास पक्का मकान भी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उसकी अगर चिंता कोई कर रहा है तो वर्तमान की सरकार कर रही है। आदमी को क्या चाहिए होता है? वो आदमी हमेशा ये चिंता करता रहता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, इसको रोजगार कैसे मिलेगा। सरकार ने सबसे पहला काम किया, मुद्रा बैंक के द्वारा जितने भी युवा है कौशल निर्माण कर मुद्रा बैंक के द्वारा उनको कम ब्याज पर, खाली 3% वार्षिक ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। और ऋण की गारंटी कोई लेने की जरूरत नहीं है, ऋण की गारंटी सरकार देगी, पैसा आप लेंगे, गारंटी की जरूरत नहीं है। ये युवा के लिए रखा। आप सभी स्वामी जी अपनी बात कन्नड़ में रखेंगे। वैसे तो स्वामी जी से मेरा डिस्कस हुआ, स्वामी जी ने कहा कि भाषा की प्रॉब्लम है। स्वामी जी ने एक बात ये कह दिया कि भाई इस देश में ओड नाम से हम 5 करोड़ लोग जाने जाएंगे और आने वाले समय में हमारी भाषा ओड की होगी पूरे देश के अंदर। ये स्वामी जी का ऐलान है। अब स्वामी जी जो बात रखेंगे, हमारे प्रेसिडेंट वेंकटेश मौर्य जी जो प्रेसिडेंट है, वो स्वामी जी की बात का कन्वर्शन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहे। वेंकटेश मौर्य जी, कम ऑन द स्टेज। जो बाहर खड़े हुए अपना समाज का बंधु, सब लोग अंदर आ जाइए स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए। पहले सुनील वल्लभपुर जी बोल रहा था, हम लोग साउथ से है, हिंदी अच्छा नहीं
बात करने के लिए नहीं हो पाएगा। क्यों? हम बचपन में हिंदी नहीं सीखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए। अभी स्वामी जी आशीर्वाद देगा, उसका पहले 1 मिनट के लिए हम शंकरलाल जी और मैं, पहले सरकार अपना साथ था, सरकार को जो अपना समाज के बारे में समझाना चाहिए, जो डिमांड करना चाहिए, हम बता दिया। लेकिन कोई भी सरकार हो, जब तक हम संगठन नहीं होगा, जब तक हम इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जब तक हम एक साथ नहीं आएगा, कोई सरकार हो, कोई पद में हो, कोई आपके पास नहीं आएगा। इसलिए ओसीसी एक निर्णय किया, अपना आगे एक गुरु होना चाहिए, वो सिद्धरामेश्वर गुरु है, एक गुरु होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। इसलिए अभी स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी जो आशीर्वाद देगा उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. जो मंच पे बैठा हुए सम्मानित और जो मंच के आगे बैठे हुए सभी को नमस्ते, प्रणाम. ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपका, आप उसको आंसर देना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। आप जवाब देगा। स्वामी कुछ प्रश्न आप किए तो आप जवाब देगा। ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಪುರವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನ, ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ತಪ್ಪೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮಲ್ಲೇಪುರವರು ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. पूरा वेदिके थोड़ा डल होते, तब जो वल्लभ ने बात किया थोड़ा खुश आ गए सब लोग को। खुश आ गए? इंद्रेश कुमार जी और माताड़ता अनेक उदाहरणಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. इंद्रेश जी बोलते बोलते बहुत ज्यादा उदाहरण दिया। ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. जो इंद्रेश जी बोला उसको मैं थोड़ा जानकारी क्लू दूंगा, उसका आगे आप बोलना चाहिए। ಹೇಳ್ತೀರಾ? बोलेगा? ಓಲ್ಡ್ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಏನೇನನ್ನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ओल्ड समाज बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हो, कुछ बनाने का काम किया, क्या काम किया आप बोल सकते हैं? बोलिए. हाँ हाँ हाँ, और पार्लियामेंट बना दिया, और हाँ ठीक है. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಜಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. इसका मतलब है जो इंद्रेश जी बोला आप सब लोग ध्यान से सुनाया। ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ? आप लोग अच्छा सुनाया, इसलिए आपका आप शाबाश कर सकते हैं ना, जोर से। ठीक है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆಯಾ? इसलिए जो बनाने का काम खत्म हो गया है क्या? क्या क्या बाकी है? क्या क्या बाकी है? बोलिए. बोला।
जी जी गुरुजी आप मार्गदर्शन कीजिए, हमें नहीं पता इस बारे में, आप ही बताइए। हमारा आदमी चाहिए, हमारा पार्लियामेंट में हमारा आदमी चाहिए। जो आपका आगे स्पीकर बंद करना सब लोग। आगे उसको बोलो कोई चालू कर देने, जो हाथ में माइक है उसको चालू कर देने। ಮೈಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಡಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಲ್ಲರೂ ರಶ್ವಾಗಿದೆ, ಬೇಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. माइक बोल रहा है स्वामी जी आप ज्यादा मत बोलो, हमको भूख लग रहा है। जल्दी छोड़ दो। ठीक है, सब लोग तैयार है। ಇನ್ನು ಏನೇನು ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಬಾಕಿ अभी जो जो बनाने के लिए बाकी रखा है, बाकी है। ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಹಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. अभी आप देश में जो जो सुंदर नहीं थे वो सब कुछ सुंदर बनाया, इसीलिए पूरा देश में सब कुछ सुंदर दिख रहा है। ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ